नमस्कार, मैं हूं नीलू। खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं खबरों की शुरुआत करती हूं। सबसे पहले प्रधानमंत्री के दौरे की बात करें तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया है। हम आपको बता दें कि ग्लासगो में क्लाइमेट चेंज पर शुरू हुई कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया के बाकी नेताओं के साथ गजब की नजदीकियां दिखाई दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ वो मंच पर कंधे पर हाथ रखे दिखाई दिए। वर्ल्ड लीडर समिट ऑफ COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखा। क्लाइमेट चेंज से जंग के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व को पंचामृत फॉर्मूला दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया को एडप्टेशन पर ध्यान देना चाहिए। जलवायु पर वैश्विक बहस में एडप्टेशन को उतना महत्व नहीं मिला है। ये उन विकासशील देशों के साथ अन्याय है जो जलवायु परिवर्तन से ज्यादा प्रभावित है। मेरे लिए पेरिस में हुआ आयोजन एक समिट नहीं, सेंटिमेंट था, एक कमिटमेंट था। और भारत वो वायदे विश्व से नहीं कर रहा था, बल्कि वो वायदे 125 करोड़ भारतवासी अपने आप से कर रहे थे। और मुझे खुशी है कि भारत जैसा विकासशील देश जो करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में जुटा है, जो करोड़ों लोगों की ईज ऑफ लिविंग पर रात दिन काम कर रहा है, आज विश्व की आबादी का 17% होने के बावजूद जिसकी एमिशंस में रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ 5% रही है, उस भारत ने अपना कर्तव्य पूरा करके दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। आज पूरा विश्व मानता है कि भारत एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने पेरिस कमिटमेंट पर लेटर एंड स्पिरिट में डिलीवर किया है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आवास विकास विभाग में चयनित सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। दोपहर 12 बजे 5 कालिदास मार्ग पर सीएम आवास पर यह कार्यक्रम रखा गया है। तो आज सीएम का नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम है। हम आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आवास विकास विभाग में चयनित सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र देंगे। दोपहर 12 बजे 5 कालिदास मार्ग पर सीएम आवास पर यह कार्यक्रम रखा गया है। और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। योगी ने हरियाणा के बल्लभगढ़ में कहा कि अखिलेश यादव का बयान बेहद शर्मनाक है। सरदार पटेल से जिन्ना की तुलना करने के लिए अखिलेश यादव देश और प्रदेश में से तत्काल माफी मांगे। योगी ने लोगों से कहा कि आप लोग जिन्नावादियों से सावधान रहे। जिन्ना समर्थक कभी भी देश के हितैषी नहीं हो सकते हैं। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आप सोचिए, अगर भाजपा नहीं होती, मोदी जी नहीं होते, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं होती तो क्या ये काम हो पाता? पहले की सरकारें तो राम भक्तों पर गोलियां चलाती थी। ये वही लोग हैं, जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल जाता है। यही जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। और जब भी ये जिन्नावादी आएंगे, राम भक्तों पर इसी प्रकार से गोली चलाएंगे। लेकिन अब राम भक्तों पर गोली नहीं चलेगी, अब आतंकवादियों पर गोली चलेगी, देशद्रोहियों पर गोली चलेगी। भारत विरोधी और भारत के नागरिकों पर, निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों पर गोली चलेगी। उन जिन्नावादियों के चक्कर में आप मत पड़िएगा। जो लोग जिन्ना को अपना आदर्श मानते हैं, भारत
भारत को तोड़ने वाला व्यक्ति, भारत को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति आपका कभी हितैषी नहीं हो सकता है। और AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव को इतिहास पढ़ना चाहिए और अपने सलाहकारों को तत्काल बदल देना चाहिए, क्योंकि जिन्ना देश के बंटवारे के जिम्मेदार थे। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर कहा कि हमें तो ये पता है कि जिन्ना देश को बांटने वाले हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा कि अखिलेश का मतलब ये था कि जिन लोगों को विश्वास देश के 2 टुकड़ों में बांटने का था, सरकार पटेल ने उन दोनों का मुकाबला किया। मुसलमान हैं, उन्होंने भारत को अपना वतन माना और 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। और जिन्ना से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका या कोई हिस्सा या कोई वोटर इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। उनको अपने एडवाइज़र्स को चेंज करना चाहिए या ख़ुद को उनको पढ़ना भी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के क्रिएशन में मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे बड़ा रोल रहा है। अब उसके पीछे क्या क्या है, तारीख़ में जाएंगे तो बहुत लंबी तारीख़ जाएगी, मगर ये इस्तेमाल करना और ये कहना है, ये तो अखिलेश यादव को मैं समझता हूँ कि उनको दोबारा कोई हिस्टोरियन के पास बैठकर हिस्ट्री पढ़ने की उनको। मैं तो जिन्ना को सिर्फ इतना जानता हूँ कि उस आदमी ने ही देश का बंटवारा किया, इससे ज्यादा। और जो लोग इस देश को बांटने में जिम्मे लगे थे, जिनका विश्वास देश को 2 टुकड़े करने में था, कुछ पाकिस्तान चले गए और जो हिंदुस्तान में थे उन पर बैन लगाने का काम सरदार पटेल ने किया और वो RSS थी। तो कल के बयान में अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा कि सरदार पटेल ने दोनों का जमकर मुकाबला किया। जो देश बांट कर बाहर चले गए उनका भी, और जो देश के अंदर RSS जैसे लोग रह रहे थे उनका भी बैन लगा के किया। और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने लखनऊ में सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 2022 में बीजेपी का सत्ता से जाना तय है। पायलट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत मजबूती से लड़ रही है और कांग्रेस चुनाव में सबसे मजबूत विकल्प बनकर उभरेगा। कि मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में तख्ता पलट होगा, बीजेपी का सरकार जाना तय है, कोई कितने भी घमंड में हो, क्योंकि ध्रुवीकरण की राजनीति की सीमाएं होती हैं। हमने बंगाल में भी देखा, हमने बाकी राज्यों में देखा, बिहार में हमने देखा, जो भाषण दिए गए भाजपा के नेताओं के माध्यम से, वो सब पूर्ण विराम लगने वाला है और बहुत जल्द यहाँ बदलाव होगा। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग यहाँ पर मजबूती से आगे आएंगे और विकल्प देने के लिए अगर आज कोई विपक्ष में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर कोई दल और नेता है तो प्रियंका जी हैं और कांग्रेस पार्टी है। इस बात का लोगों ने अब एहसास किया है और जो 2 रैलियां हुई हैं उसके बाद बहुत से लोगों की जो धारणा है वो बदल रही है। और उत्तराखंड में बीजेपी आगामी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अभी से रोड मैप बनाने में जुट गई है। गृह मंत्री अमित शाह के घर 9:30 बजे शुरू हुई बैठक करीब 3 घंटे चली और 12:30 बजे समाप्त हुई। दरअसल इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ संगठन महामंत्री BL संतोष, सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रभारी दुष्यंत गौतम, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सह प्रभारी रेखा वर्मा मौजूद रही। आगामी दिसंबर तक किस किस नेता का उत्तराखंड में दौरा होगा, किसका कहां पब्लिक मीटिंग होगी, किसे कहां से टिकट दिया जाएगा, इस पर चर्चा हुई। वर्तमान हालात क्या, इसकी समीक्षा हुई। बीजेपी ने इस बार नारा दिया है अब की बार 60 पर। इस लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाए, इस पर रोड मैप बना। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि अब तक हमारा फोकस संगठन पर था, अब पब्लिक मीटिंग रहेगी। बैठक में चुनाव को लेकर काफ़ी लंबी वार्ता हुई है, चर्चा हुई है। आगे तक हमारा जो हमने रोड मैप बनाया था, पिछली समीक्षा की, आगे के लिए कार्यक्रम हम लोगों ने तय किए हैं और अब जो हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज आदरणीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन हमें मिला है और आने वाले चुनाव में जो हमारे कार्यक्रम है और प्रभावी ढंग से संपन्न होंगे और सभी जो केंद्र का प्रवास होगा वो भी लगभग हमने तय किया है।
और वसूली मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया है। 12 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने पाया कि देशमुख की तरफ से किसी भी सवाल पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। ऐसे में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और अब उन्हें कोर्ट में पेश करने की तैयारी चल रही है। और अयोध्या की दिवाली रामलला वाली रामनगरी में दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। रामकथा पार्क में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राम की पैड़ी पर भव्य लाइटिंग की गई। अयोध्या में इस दिवाली पर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। 3 नवंबर को राम की पैड़ी पर 9,51,000 दिए जलाए जाएंगे। वहीं अयोध्या शहर में अलग अलग जगहों पर 3 लाख दिए जलाए जाएंगे। कुल मिलाकर पूरे अयोध्या में 12 लाख दिए जलेंगे। 3 नवंबर को दीपोत्सव के मुख्य कार्यक्रम में सीएम योगी भी हिस्सा लेने वाले हैं। और अब हम आपको 3 तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरह से वहां पर दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ। लेकिन उससे पहले ये 2 तस्वीरें लेजर लाइट के जरिए और बेहतरीन लाइटिंग वहां पर की गई है। और इस वक्त अयोध्या पूरी तरह से जगमगा रही है। लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, रामलला के दर्शन के साथ अद्भुत नजारे को भी देख रहे हैं। और अब हम आपको 3 तस्वीरें जो दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर दीपोत्सव के कार्यक्रम के शुभारंभ की है जो 1 हफ्ते तक चलेगा। दूसरी तस्वीर लेजर लाइटिंग शो की है, लाइटिंग से अयोध्या जगमग हो रखी है। तीसरी तस्वीर रामकथा पार्क की है जहां पर रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं। देश भर से आए कलाकार अपनी प्रस्तुतियां यहां पर दे रहे हैं। और फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदला अयोध्या कैंट होगा। रेलवे स्टेशन नाम बदलने की अधिसूचना अब जारी कर दी गई है। तो हम आपको बता दें, फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। अयोध्या कैंट अब इसका नाम होगा। नाम बदलने की अधिसूचना अब जारी कर दी गई है। और इस वक्त फिरोजाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लग गई है। इसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। सूचना मिलने के बाद गाड़ी मौके पर पहुंच गई है। दमकल की कई गाड़ियां इस वक्त मौके पर हैं। करीब 4 गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी हुई हैं। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। तो खबर आ रही है कि किस तरह से एक फर्नीचर मार्केट में आग लग गई है। ये पूरा मामला फिरोजाबाद का है जहां पर लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। सूचना मिलने के बाद 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त मौके पर पहुंची हुई हैं जो कि आग बुझाने के काम में जुटी हुई हैं। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। और हरदोई में कोतवाली इलाके के सैयापुर मोहल्ले में देर रात कपड़ा और किराना स्टोर में भीषण आग लग गई। मामला सामने आया है। आग की सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की बड़ी मुश्किल से धू-धू कर जल रही दुकानों की आग पर काबू पाया। दुकानदारों के मुताबिक उनका 10 लाख रुपए से अधिक का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगी। वहीं दूसरी घटना भी हरदोई की है जहां पर बीएसए ऑफिस और जिला जेल के बाहर गुमटियों में देर रात आग लग गई। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें।